माता पिता के लिए अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य हमेशा से ही चिंता का विषय रहता है। उसके स्कूल का चयन करते समय हम 10 जगहों पर पूछताछ करते हैं, ट्यूशन क्लासेस में डालने के लिए सलाह मशवरा करते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए बेहतरीन कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इन जगहों पर तो उसके जीवन का कुछ ही समय बीतने वाला है, लेकिन जिस घर में हम उसे ब्याह कर देने वाले हैं, जहां उसकी आगे की सारी जिंदगी गुजरनी है, जो उसका जीवन साथी बनने वाला है, जिसके साथ विवाह जैसा जन्म जन्म का बंधन बनने वाला है, उस अहम रिश्ते की जानकारी में क्या देखा जाता है? लड़के की हाइट, लड़के की आमदनी, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट, क्या इतनी जानकारी काफी है? क्या हम इतना ही देखकर वो सब तो अनदेखा नहीं कर रहे हैं जो एक विवाहित जीवन को सफल बनाने की नींव होता है? कहीं ऊपरी चकाचौंध में आकर हम अपनी बेटी को अंधे कुएं में तो नहीं धकेल रहे? हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही बेटी की है जिसकी जिंदगी में विवाह से ही शुरू हुई तबाही की दास्तां। जी नमस्ते, मानसी और अजय हैं? भैया, भाभी, आपसे कोई मिलने आया है। मेरे बिना कैसी लग रही है दूसरी सुहाग रात, अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ये ठीक नहीं। सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि सुहागरात इतनी लंबी होगी। क्या? आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। वैसे कल रात को आपको अपने मोबाइल पे मेरा गिफ्ट तो आ ही गया होगा। अब से नो रिश्तेदार, नो फोन कॉल्स और नो चैटिंग, ओनली वाइफ। अब देखो, मेरे फोन ने भी हामी भर दी है। क्या हुआ अजय? क्या है ये? वो मैंने बताया था ना। वो क्या बताया था? अजय, मुझे भी नहीं मालूम था इस बारे में। नहीं पता था तो ये कहां से आया? अजय प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। अजय सुनो, अजय एक मिनट मेरी। अरे मानसी, तुमने इन्हें बताया नहीं मेरे बारे में? ओहो, हाय, आई एम सूरज। क्या बकवास है ये? गेट आउट! अरे मुझे एक सवाल तो पूछने दो। मानसी, इसमें और मुझमें बेहतर कौन है? दिक्कत नहीं हो ना? गेट आउट! मानसी, गेट आउट! मेरा मतलब है तुम्हारी वाइफ का है, यहीं भूल गई थी, लौटा रहा हूं। यकीन नहीं होता तो पहना के चेक कर लेना। क्या हुआ गीता? अचानक क्यों बुला लिया? आप आइए मेरे साथ। कोई ये डीवीडी दरवाजे पर रख कर गया था। बस जानना चाहता था कि अपनी बीवी की खूबसूरती के बारे में आपका क्या ख्याल है। अरे कहीं जा रहे हैं?
मैं नहीं जा रहा हूं, तुम जा रही हो। तुम जाओ यहां से, प्लीज लीव। हाँ जी प्लीज अजय, अजय मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ अजय, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज समझने की कोशिश करो अजय। सूरज मेरी जिंदगी हराम कर देगा। तो क्या करूं मैं? पहले पता होता तो ये झमेला ही ना लेता। कैसे बता कि मुझे कहाँ मालूम था कि वो इस कदर गिर जाएगा। उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। प्लीज अजय, नहीं अजय प्लीज, अजय ऐसा मत करो अजय। क्यों मानसी की दूसरी शादी भी आखिरी सांसें गिन रही है। इस रिश्ते को पनपे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। मानसी का पहला पति सूरज आखिर उससे क्या चाहता है? पति पत्नी के बीच के निजी रिश्ते की गरिमा को वो क्यों तार तार करने पर तुला है? आखिर उसका इरादा क्या है? और मानसी ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही है? कहीं उसकी खामोशी में कोई गुनाह तो नहीं छुपा है? और अतीत का ये रिश्ता टूट कर भी अब तक टूटा क्यों नहीं है? उम्मीदें मुरझा गई थी, पर दर्द के कांटों की चुभन अब भी सीने में बाकी थी। और अब जो होने वाला था वो कल्पना से भी परे था। सर, ये मेरी बेटी मानसी है। पिछले 2 दिनों से लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ बता के भी नहीं गई और कोई फोन भी नहीं किया। सर, कोई परेशानी थी? वो 1 महीने पहले ससुराल से आई थी, इन दोनों के बीच कुछ खटपट हो गई थी। वो सर हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसलिए वो मैके चली गई थी। प्रॉब्लम की कोई खास वजह? जी, सूरज मानसी का पहला पति। मानसी की सेकंड मैरिज थी? ऐसा क्या करता था उसका पहला पति? सर बहुत ही गंदा आदमी है, उल्टे सीधे मैसेजेस भेजता है, गंदी तस्वीरें भेजता है। सर, बहुत परेशान करता था वो मेरे बच्चे को। उसी से तंग आके मानसी ने उससे तलाक ले लिया, लेकिन उसके बाद भी वो कमीना चुप नहीं बैठा, हमेशा धमकाता रहता था उसे। पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मानसी तैयार नहीं थी। जुर्म के बीच जब दिखाई दें तभी मसल देना चाहिए। है, आप बाहर जाके कंप्लेंट लिखवाइए। तो इनके घर के आसपास पता करो, तब तक मैं इस सूरज की खबर लेता हूं। सूरज अवस्थी है? सूरज साहब और माँ जी और छोटी देवी कहीं गए हुए हैं और वो 2 दिनों से घर नहीं आए वापस। बड़े साहब और नैना देवी पुलिस स्टेशन गए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। ठीक है। यही है आपका बेटा? जी। क्या नाम बताया? सूरज। कब से गायब है? अब सर आप लोग यहाँ पे? हाँ पांडे, एक केस के सिलसिले में सूरज को ढूंढ रहा हूँ। क्या काम है आपको मेरे बेटे से? आपके बेटे के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज है कहाँ आपका बेटा? जी वो 2 दिन से उसका कोई फोन आया नहीं, साथ में अपनी माँ और बेटी को भी ले गया है। 12 जुलाई से गायब है? जी। 12 जुलाई से मानसी भी गायब है। उसकी माँ और उसके पति ने केस दर्ज कराया है सूरज के खिलाफ। सर वो औरत बकवास कर रही है, मेरा बेटा ऐसा नहीं, वो 1 नंबर की चालाक औरत है सर। सर उसी ने गायब किया होगा मेरी बीबी, बेटा और पोती को। पापा प्लीज, वे पर खामखा इल्जाम लगा रहे हैं। अरे तू चुप कर, पता नहीं उस औरत ने क्या जादू किया इसके ऊपर, जब देखो उसकी तरफदारी करते रहती है। सर आप मेरी बात मानिए, आप उसको कैसे भी करके गिरफ्तार कीजिए, आपको सूरज, शांति और रीनी भी मिल जाएंगे। हमें जो करना है हम कर लेंगे, आपके सुझाव की जरूरत नहीं। पांडे सर, इस केस से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे। आई एम टेकिंग ओवर। यस सर। सर मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है, दोनों फैमिली एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। फैमिलीज 2 नहीं 3 है गौतम, अजय की, मानसी की और सूरज की। सूरज और उसकी फैमिली के सेल रिकॉर्ड और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पता करो, खास तौर पे सूरज के कैरेक्टर के बारे में। यस सर। मानसी तो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सूरज सर अपने आप को भगवान मानते हैं। अपने एम्प्लॉयज को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं, कभी भी कहीं भी किसी की बेइज्जती कर देते हैं और किसी को भी जॉब पे से निकाल देते हैं। अपने एम्प्लॉयज के लिए उनका बिहेवियर बहुत ही खराब है। सर ऑफिस की बातें तो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई भी उनकी बात काट देता तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था। सूरज और मानसी के संबंध कैसे थे? उस दिन आपके पिताजी मानसी के बारे में कुछ कह रहे थे। सर आप मेरे पिता की बातों पर तो बिल्कुल मत जाइए, वो हमेशा से भैया को ही सपोर्ट करते थे। असल में भाभी ने भैया का नहीं, भैया ने भाभी का जीना दूभर कर दिया था, इसलिए वो चली गई। लेकिन डाइवोर्स के बाद भी सूरज ने मानसी का पीछा नहीं छोड़ा।
अगर मानसी इतना ही तंग थी तो उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। भैया ने उनकी बेटी रीनी को अपने पास रख लिया था, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता था। उन्हें तलाक तो मिल गया था पर आज़ादी नहीं मिली थी। आप जानती थी कि सूरज मानसी को तंग करता है? जी। तो आपने भी पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? सर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर भैया को पता चलता तो वो मेरे और समीर की जिंदगी भी हराम कर देते। समीर कौन? मेरे हस्बैंड। आपकी मानसी से लास्ट बात कब हुई थी? 12 जुलाई को। यानी जिस दिन वो गायब हुई। जी। क्या बात हुई थी? वही सब जो वो अक्सर किया करती थी, रीनी की बातें, माँ की, भैया की बातें, बस यही सब। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर कॉल डेटा के मुताबिक उस दिन सूरज ने मानसी को कॉल किया था। 1 मिनट 42 सेकंड बात भी हुई थी। उसके कुछ देर के बाद मानसी ने नैना को कॉल किया। मानसी को कॉल तो आया था लेकिन उसने ऐसी कोई खास बात नहीं बताई। पर सर सूरज के कॉल के बाद मानसी ने नैना को कॉल क्यों किया? कहीं सूरज ने ही तो मानसी को गायब नहीं किया है? हो सकता है, लेकिन वो अपनी माँ और बेटी को क्यों गायब करेगा? तो फिर मानसी? अजय और मानसी दोनों सूरज से तंग आ चुके थे। मानसी का दूसरा रिश्ता भी संकट में था। कहीं मानसी नहीं तो ये सारा प्लान नहीं रचा? पर सर 3-3 लोगों को गायब करना अकेले मानसी के बूते की बात नहीं है। करेक्ट, लेकिन अजय के साथ मिलकर तो कर सकती है। वो वैशाली वाले मेहता जी का केस याद है ना? ऐसा ही हुआ था। शायद इस केस में भी हूबहू वही सब कुछ हुआ। सर अजय के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए और सर ये नंबर देखिए। और एक अहम बात सर, सिक्योरिटी बताओ क्या हुआ था? सर वो अजय जी एक दिन ऑफिस में आए थे। ओह वेलकम। तू क्या कर रहा है भैया? बस इतना बताने आया हूं कि मेरी बीवी की ब्रा पैंटी बांटना बंद करो और उससे दूर रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? हाँ? अबे बेवकूफ, तेरी बीवी के बारे में तेरी नॉलेज पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब किया। एक स्वीट डिश थी वो। उसार हाँ? उसने ये कंप्लेन तो नहीं की बिस्तर में सूरज तुझसे ज्यादा बेटर है? हाँ? साले बहुत मुंह चलता है तेरा। अभी तेरा मुंह तोड़ता हूं। सिक्योरिटी! कहा यार सिक्योरिटी को क्यों बुलाता है? अगर हिम्मत है तो अकेले लड़। औकात क्या है? मेरे ऑफिस में आके मुझे धमकी दे रहा है। सूरज ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। उठा के लेके आओ इस अजय को। ओके सर, चलो। सूरज, शांति और रिनी कहाँ हैं? क्या किया उनके साथ? मैं भला कुछ क्यों करूंगा उनके साथ? बदला लेने के लिए। तू और मानसी तंग आ गए थे सूरज से, इसलिए तुम दोनों ने उसे रास्ते से ही हटा दिया। बता क्यों अगवा किया उन्हें और कहां रखा है? सर आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इनसे साफ साफ जाहिर है कि तुम दोनों के बीच में बात होती रहती थी और एक बार तो तुम दोनों की लोकेशन भी एक ही पाई गई। सर मैं मानता हूं कि मैंने सूरज से एक बार बात की थी, लेकिन सिर्फ उसे समझाने के लिए कि वो इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे और मेरी और मानसी की लाइफ से दूर रहे। लेकिन जब वो नहीं माना तो मैंने उससे सामने जाकर बात करने की कोशिश की और उसने तुम्हारी धुलाई कर दी। उसी दिन तुम्हारी मानसी से भी बात हुई थी, करीब आधा घंटा। क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, इस घटना को लेकर लड़ाई हो गई थी उससे। तुम्हारा अपमान तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। क्यों किया ऐसे? सबके सामने पीट कर तुम्हारी बेइज्जती कर दी थी इसीलिए? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं उसको मारकर अपने को गंदा क्यों करूं? पुलिस वाले कोई श्रोता नहीं है कि जो भी बकेगा उस पर विश्वास कर लेंगे। यहां तब तक सुलाओ इसे जब तक नरम ना पड़ जाए। कहीं इस मानसी को भी तूने ही तो ठिकाने नहीं लगाया, या वो भी इस सब में शामिल है तेरे साथ? कामयाबी का नशा जब सर पर चढ़ता है तो पैदा होता है अहंकार और इंसान अपने आप को खुदा समझने लगता है। सूरज के अहंकार का तूफान अपने साथ न जाने क्या क्या ले जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है पांडे, कुछ भी लीड मिलती है मुझे फौरन बताओ। सर
सर काफी अच्छी तरह से पूछताछ की, लेकिन ये अजय एक ही रट लगाए हुए है। इंस्पेक्टर साहब ये मानसी। मानसी जी, अब तक कहाँ थे आप? मथुरा में अपने दोस्त के घर। बिन बताए, आपको अंदाजा भी है यहाँ क्या क्या हो रहा है? जी सर, आज माँ से फोन पे पता चला, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। वैसे अचानक गायब क्यों हो गई थी यहाँ? सूरज के डर से सर। सूरज के डर से? फिर तो आपको बहुत पहले भाग जाना चाहिए था। वो तो एक अरसे से परेशान कर रहा है ना आपको। जी सर। वो ऐसा है, शादी से पहले आपको पता नहीं था? नहीं सर, शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने शादी सूरज से नहीं, डर से कर ली थी। मानसी जी। ये लो, ये पहन लो, बहुत खूबसूरत लगोगी। लो। मुझे लाल रंग पसंद नहीं है। ठीक है, तुम्हें काला पसंद है ना? हाँ, नो प्रॉब्लम, इसे काला कर देते। ठीक, क्या करें आप? सर, वो अलग अलग तरीके से मुझे चोट देता था। कभी मेरे पीठ पर पेंटिंग बनाते वक्त ब्रश से दर्द देना, तो कभी घंटों घंटों मुझे पानी में खड़े रखना। एक बार तो उसने अपने दोस्तों के सामने मुझे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई। चल शुरू हो जा। और एक बार उसने हद ही पार कर दी। नहीं करेगी? तू ऐसे नहीं मानेगी। सूरज, क्या करे? हाँ छोड़ मेरा, देख इसके साथ क्या करता हूँ मैं। कहाँ है रिनी? रिनी कमरे में आराम कर रही है। जब तक जैसे मैंने कहा वैसा नहीं होगा तो रिनी कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, समझी तू? प्लीज सूरज, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। चल चलो जा। आप सोच भी नहीं सकते सर, उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? नई नई शादी हुई थी तो उसका ऐसा वायलेंट रूप नहीं था, लेकिन मेरी बेटी रिनी के जन्म के बाद वो उसे लेकर धमकाने लग गया। घर में आपकी मदद किसी ने नहीं की? माँ जी और नैना की हमदर्दी थी मेरे साथ, लेकिन वो भी क्या करती सर। सूरज की तानाशाही पूरे घर पे थी, लेकिन सर जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन उसने आपको नहीं छोड़ा, और जब आपसे रहा नहीं गया तो अजय के साथ मिलकर उसे गायब कर दिया। लेकिन अपनी सास और अपनी बेटी को क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप सर? आपको लगता है कि सूरज को मैंने गायब किया? सर मैं भला अपनी ही बेटी को और माँ जी को क्यों गायब करूंगी? इसका जवाब तो आप दे सकती हैं, या फिर वो अजय। मुझे कुछ नहीं पता, और अजय ने कुछ नहीं किया है। वो बेचारा मेरा भला करने गया था, लेकिन वो खुद फंस गया। ठीक है, आप जा सकती हैं, लेकिन आगे से किसी के डर से भागने से पहले जरा पुलिस स्टेशन को याद कर लीजिएगा। पता, इनकी फ्रेंड का एड्रेस लो, वेरीफाई करते हैं। जी मैं एयर होस्टेस हूँ।
उस दिन जब मानसी का कॉल आया तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर थी। उसने कहा कि वो मथुरा जा रही है, मेरे घर रुकना चाहती है। मैंने कहा ठीक है, चाबी मेरे पड़ोस में है, ले लेना। दीक्षा जी, आप इंश्योर कर सकती हैं कि उस रात वाकई मानसी आपके यहाँ रुकी थी? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ कि वो यहाँ रुकी थी या नहीं रुकी थी, क्योंकि उस वक्त मैं फ्लाइट में थी। हाँ, पर उसने चाबी ज़रूर ली थी और 2 दिन बाद लौटाई भी थी, मेरी नेबर ने मुझे बताया। आप अपनी नेबर को बुला सकते हैं? सर इस वक्त तो वो घर पर नहीं है। ठीक है, अपना आईडी कार्ड दिखाइए और ऑफिस का नंबर दीजिए। श्योर सर। वेरीफाई करो। जी सर। सर, मानसी का यहाँ रहने का एलिबाई अच्छा तो है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मानसी सारे खेल खेल रही है? लेट्स सी। हाँ पांडे बोलो। क्या मथुरा रोड पर? सर लेकिन कैसे हुआ ये? हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ने मारा है मेरे बच्चे को। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पापा क्या कर रहे हैं आप? किसी कमीने ने मारा मेरे बेटे को। छोड़ के गई थी ना, अब क्या कर रही है? मैंने आपके बेटे के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन इसके मरने का गम भी नहीं है मुझे। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे बुलाया गया है, पर मुझे अभी माँ और रिनी की बहुत फिक्र है। सर गिरफ्तार कर लीजिए, इसी ने मारा है सूरज को। 1 मिनट, ये क्या तमाशा लगा रखा है? आप लोग बाहर जाइए, बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए जाइए बाहर। सभी की परेशानियों का सबब बनने वाला सूरज अब डूब चुका था। जहां एक तरफ उसकी जिंदगी के वाकयात कई सवाल लिए खड़े थे, वहीं उसकी मौत भी कई सवालों से घिरी थी। पुलिस की नजरों में यह महज एक कत्ल नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मगर किसकी? इस मौत ने तहकीकात की कई दिशाएं खोल दी। सूरज के मर्डर स्पॉट से पांडे की कोई अपडेट नहीं आई। इतना टाइम क्यों लग रहा है? नैना जी, आपके भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उनकी मौत पीठ में चाकू घोंपने की वजह से हुई। आपको किसी पे कोई शक है? अच्छा ये बताइए, मानसी अपनी मर्जी से अपनी बेटी को छोड़ के गई थी या उसे ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था? भाभी कभी रीनी को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर उन दोनों में काफी बहस भी हुई थी। भैया ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो रीनी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी तो वो उसे मार डालेंगे। इसके चलते वो रुकने को भी तैयार हो गई थी। वो तो बेटा तुम रीनी की फिक्र मत करो, हम है ना उसे यहाँ संभालने के लिए। तुम्हें आजादी मिल रही है, ले लो, नहीं तो ये सूरज तुम्हें यहाँ ना चैन से जीने देगा और ना ही मरने देगा। फिर माँ ने जाके भैया से भी बात की। लो बेटा चाय। देखो बेटा, कुछ नहीं होगा, जाने दो उसे। रिनी तो तुम्हारे पास है ना, और तुम्हें क्या लगता है कि वो रिनी के बगैर बहुत ज्यादा दिन तक रह पाएगी? नहीं बेटा, बछड़ा जहां पे होता है ना, गाय घूम फिर के वहीं आती है, और वो भी एक ना एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएगी। लेकिन अभी जाने दो। तो आपके कहने का ये मतलब है कि डिवोर्स का डिसीजन मानसी का ही नहीं, आपकी माँ का भी था। तो मानसी के सारे डिसीजंस आप लोग लिया करते थे? सूरज भैया ने मानसी भाभी को जिंदा लाश बना दिया था। हमारे बिना वो बेचारी एक कदम नहीं ले पाती थी। डिवोर्स के बाद भी वो हमसे बहुत बातें करती थी, लेकिन माँ के बहुत क्लोज थी, एकदम बड़ी बेटी की तरह। आपकी बात होती थी सूरज से? नहीं सर, सोते हुए शेर को जगाने का साहस मुझ में नहीं था। हाँ, माँ जी बहुत अच्छी हैं। नैना को, मानसी भाभी को काफी सपोर्ट किया उन्होंने। मानसी से कैसे ताल्लुकात थे आपके? ज्यादा बात नहीं होती थी सर,
दरअसल मैं ही अवॉइड करता था उनको, सूरज भैया के कारण। ये तो वहां से दूर रहना ही पसंद करते थे। क्यों? दरअसल हमारे घर के हालात बहुत अलग हैं सर, तरस आता था इन औरतों के ऊपर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। चलो गौतम, सूरज के मर्डर स्पॉट पे देखते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन कैसा चल रहा है। क्या अपडेट है पांडे? सर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अगर सूरज की मां की भी हत्या हुई है तो हत्यारे ने उनकी लाश को जरूर यहीं कहीं ठिकाने लगाया होगा। ध्यान से ढूंढो। यस सर, ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के रेडियस में हमने छान मारा है और अभी भी ढूंढ रहे हैं। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका मर्डर हुआ ही ना हो सकता है, लेकिन तुम ढूंढना जारी रखो। जैसे कुछ पता चले मुझे अपडेट करो। यस सर। गौतम, पांडे की बात में दम है। हो सकता है सूरज के अलावा कोई दूसरा मरा ही ना हो। मतलब ये कि शांति जी अपने बेटे से भी ज्यादा अपनी बहू मानसी के क्लोज थी। वो उसे अपनी बड़ी बेटी मानती थी। अगर एक बेटा बेटी को तकलीफ पहुंचाए तो माँ किसका साथ देगी? बेटी का। राइट, लगता है यही हुआ है। पहले उन्होंने मानसी को अपने बेटे से छुटकारा दिलवाया, फिर उसकी बेटी विनी को छुटकारा दिलवाने के लिए कहीं मानसी के साथ मिलकर ही तो ये नहीं किया। हेलो, व्हाट? ठीक है, हमारे क्या हुआ सर? रामपुर पुलिस स्टेशन को एक बॉडी मिली है जो मिसेस शांति से मैच करती है। हाँ जी, हाँ जी। बंद कर अपनी ये नाटक। तूने सूरज के साथ साथ शांति की भी जान ले ली, इसीलिए मारा है अपनी बेटी को और कहीं फेंक दिया है। बस कीजिए पापा, बस कीजिए। माँ को खोने के बाद भी आप नहीं सुधरे। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग ये झगड़े बाहर जाके कीजिए। जाइए यहाँ से। अब तक जो पॉसिबिलिटीज हमने देखी हैं उसमें अगर अजय और मानसी ने ये मर्डर किया है तो भी वो शांति को क्यों मारेंगे? कोई मोटिव ही नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है कि रिन्नी के मुद्दे पर माँ और बेटे में झगड़ा हुआ होगा और फिर बेटे ने माँ को मार डाला और बाद में मानसी ने और अजय ने मिलकर सूरज को मारा होगा। ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि पहले कौन मरा है। और हाँ, वो बच्ची हमें अभी तक नहीं मिली है, उसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि केस की कोई अहम कड़ी उससे पता चले। ऐसा करो कि न्यूज़पेपर में ऐड दो और उस जगह पे पोस्टर्स भी लगवाओ जहां हमें सूरज और उसकी मां की लाश मिली। ये सूरज की लाश मिलने के बाद अजय मानसी के घर पर 2 बार गया था। उठा के लाओ उसे। ओके सर। सुना है आजकल फिर तू मानसी के घर के चक्कर लगाने लगा है। कल तक तो तुझे मानसी नहीं चाहिए थी। सच में नहीं चाहिए थी या नाटक कर रहा था हमें घुमाने के लिए? सर ये आप क्या कह रहे हैं? वही कह रहा हूं जो तू समझ रहा है। बता, क्यों मारा सूरज को? सर मैंने सूरज को नहीं मारा, बल्कि जिसने भी सूरज को मारा है मैं उसे थैंक यू कहना चाहूंगा। मानसी से मुझे कभी कोई शिकायत नहीं थी, वो तो सूरज ने हमारा जीना हराम कर रखा था। मानसी, इसमें और मुझमें बेहतर कौन है बिस्तर में? मैं हूं ना। घर तो घर, ऑफिस में भी तंग करता था और मानसी अपनी बेटी के डर से कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। इसलिए मैंने मानसी से दूर रहने का फैसला कर दिया था। लेकिन अब जब सूरज ही नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा जी, जो तू बोल रहा है ना, अगर उसमें जर्रा बराबर भी झूठ निकला तो बाकी की जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ते हुए गुजारेगा। सर, लालमोहन और नैना आइए। लालमोहन जी, आपकी नजर में ऐसा कोई है जिसे आपके बेटे और आपकी बीवी की मौत से कोई फायदा हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर कि मेरे बेटे और मेरी बीवी को किसने मारा होगा। सूरज किसी की सुनता भी तो नहीं था। कोई बिजनेस राइवलरी या फिर कोई पर्सनल दुश्मनी? कोई हिम्मत ही नहीं करता था सर, किसी को अपने सामने खड़ा कहाँ होने देता था वो। और अगर कोई कोशिश करता भी तो उसकी जड़ें काट के फेंक देता। बकवास बंद कर लेना, मर गया है वो। अब तू उसकी बुराई मत करो। और वो गलत ही क्या था? वो एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसने कहा था ना मुझसे राय लिया करो। मतलब? सर इसके और इसके पति को बिजनेस का कीड़ा था। एक बार अरे नैना, खाना खा लो बेटा। नहीं खाना। इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ है बेटा? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? मैंने अपने स्टार्टअप के लिए एक जमीन देखी थी और उसके लिए फाइनेंसेस भी मिल गए थे। लेकिन आज जब मैं वो जमीन खरीदने गई
तो वो बिक चुकी थी और मेरे फाइनेंसर्स भी बैकआउट हो गए हैं। अरे तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है बेटा, ये सब तो होते रहता है। हाँ ये सब होते रहता है, लेकिन जब ये करने वाला खुद आपका भाई हो तो? क्या मतलब है तुम्हारा? वो जमीन भैया ने खरीद ली है ताकि मैं अपना स्टार्टअप शुरू ना कर सकूं। क्या कह रही हो तुम? सूरज, क्या ये सच कह रही है? नहीं माँ, वो डील मैंने पहले ही फाइनल कर ली। अब फाइनेंसेस का मुझे पता नहीं। झूठ मत बोलिए आप, मैंने पता करवाया है। वो जमीन भैया ने दुगनी कीमत पर खरीदी है और तो और इन्होंने जाके मेरे फाइनेंसर्स को धमकाया भी ताकि वो लोग बैकआउट कर जाए। देखो, मुझे यहाँ किसी को भी कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, समझी तुम? लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऐसा क्यों किया आपने? खबरदार अगर मेरे सामने आवाज ऊंची की तो और मेरे सामने कोई सवाल किया तो अपनी औकात में रह, समझी तू? और नहीं रह सकती ना, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट लॉस्ट। खाना खाइए आप लोग। फिर क्या हुआ? फिर क्या सर, आज तक किसी की चली है उसके सामने, इनकी भी कहाँ चलती है, इनको भी सुना देता था वो। ठीक है, आप लोग जा सकते। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। शांति की मौत गला दबाने से ही हुई है। सूरज के मौत के आसपास ही शांति की मौत हुई है। गौतम, इस नैना पे नजर रखो। लेकिन सर, ये नैना अपनी माँ को क्यों मारेगी? ये शुरू से ही कुछ ज्यादा ही शुगर कोटेड है। ओके सर। तहकीकात के सिरे उलझते जा रहे थे, शक के दायरे फैलते जा रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। पुलिस की आखिरी उम्मीद थी रिनी पर क्या वो जिंदा है? और अगर है तो कहां है? मेरी बच्ची, कहाँ चले गए थे आप? अब ठीक हो? मामा को छोड़ के कहाँ चले गए थे आप? सर, जिस तरीके से ये बच्ची मानसी को लिपट रही है, मुझे नहीं लगता कि इस कत्ल में मानसी का कोई हाथ होगा, वरना ये बच्ची काफी डरी हुई होती। बच्ची काफी डरी हुई है, कुछ भी बोल नहीं पा रही। आप कोशिश कीजिए, शायद कुछ बोल पाए। रिनी बेटा, बेटा अंकल कुछ पूछ रहे हैं ना, बताओ उन्हें क्या हुआ, डरो नहीं। रिनी, अच्छा, आप अपनी फ्रेंड के घर कितने बजे पहुंची? करीबन रात 8 बजे। 8 बजे? लेकिन सूरज तो अपनी माँ और बेटी को लेकर 12 बजे निकल गया था। फिर ये 8 घंटों में क्या हुआ? मुझे नहीं पता सर, मैं बहुत टेंशन में थी, मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हेलो, कौन बोल रहा है? दिल से तो निकाल दिया, दिमाग में तो रहने दो। सूरज, क्यों फोन किया तुमने? मैंने एक पेपर पे क्या साइन कर दिया, तुमने तो अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया मुझे। सूरज, तुम मुझे अपनी जिंदगी अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल देते? मैं तो निकाल दूंगा मानसी, लेकिन ये कैसे निकालेगी? नहीं बेटा, मम्मी बात करना चाहती है आपसे, बात करो। लो मम्मी, रिनी, आपको बाले हो, मुझे आपकी याद आ रही है। बेटा, बहुत प्यार करती है ना तू अपनी बेटी से। देखता हूँ तू उसे बचाने के लिए क्या कर सकती है। या तो तू मेरे साथ वापस आएगी या तो तेरी बेटी की लाश। हेलो सूरज, हेलो सूरज, हेलो। एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं उस घर में वापस चली जाऊं, बर्दाश्त कर लूं सब कुछ अपनी बच्ची के लिए। मैंने सोचा मैं नैना से इस बारे में डिस्कस करूं। हाँ, मैंने आपको बताया तो था
कि उस दिन शाम को मानसी भाभी का फोन आया था। मगर आपने मुझे ये बात नहीं बताई कि वो वापस घर आना चाहती थी, लेकिन आपने उसे भागकर कहीं छुप जाने की राय दी। कैसे बताती? मैंने मानसी भाभी से वादा किया था। आपके अलावा किसी और को भी पता थी ये बात? मतलब गलती से किसी को बता दिया हो या डिस्कस किया हो? नहीं, किसी से नहीं। उस दिन जब मानसी का फोन आया और उसने मुझसे ये सब बताया तो मैं भी डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने उसे होल्ड पे रख के समीर से डिस्कस किया। वो मेरे बगल में बैठे थे। उन्होंने ही कहा कि मानसी को बोलो कि कुछ दिन के लिए अपनी एक दोस्त के घर चली जाए और ना किसी से कांटेक्ट करे, ना किसी से मिले। समीर यानी आपके हस्बैंड? जी। अरे सर मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। सर ये मुझे फंसाने की साजिश है। मेरा कोई हाथ नहीं इसमें सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। जरा लड़की को लेके आओ। बेटा, ये वही गंदे अंकल है ना जिन्होंने आपको हर्ट किया था, आपके पापा और आपकी दादी माँ को मारा था? अरे सर बच्ची का क्या भरोसा सर। आप बच्ची को लेके जाओ। अरे सर वो बच्ची सर कुछ भी बोल रही है। तुम इतने चालाक तो निकले कि तुमने अपना फोन बंद रखा, लेकिन वो नंबर जो तुमने अपने ऑफिस के पियोन के नाम पर लिया था उसने हमें तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। उस दिन तुम्हारी लोकेशन सूरज के साथ ही थी। तुम सूरज के साथ ही थे, यही नहीं तुम्हारी उससे फोन पे बात भी हुई थी। दरअसल सूरज की प्रॉपर्टी पर मेरी निगाह शुरू से ही खराब थी। एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करना चाहता था सर, लेकिन मैं जानता था कि सूरज कभी ऐसा होने नहीं देगा। एक बार नैना के थ्रू भी मैंने स्टार्टअप की कोशिश की थी, लेकिन उसने सब चौपट कर दिया। मेरे रिश्तेदारों के सामने भी कई बार उसने मेरा अपमान किया, तब भी मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मुझे पता चला कि सूरज मानसी को जबरदस्ती वापस लाने वाला है और मानसी भी भागने वाली है, तो मुझे मौका मिल गया। हाँ सूरज भाई, खबर एकदम पक्की है। मानसी ने खुद नैना को फोन करके ये बताया था कि वो कहाँ छुपी हुई है। आप ऐसा करो, आप मुझे मथुरा रोड मिलो, मैं आपको लेके चलता हूँ। और सूरज भाई एक बात और, नैना से ना कुछ डिस्कस मत करना, वो मुझे सुनाती रहेगी। वैसे भी आपका चापलूसी कहती है वो मुझे। ठीक है, आता हूँ। पर वो बेवकूफ था, अकेले नहीं आया, माँ जी को और रीनी को साथ मिलाया। उसको लग रहा था कि रीनी के सहारे वो मानसी को और अच्छे से ब्लैकमेल कर लेगा। मथुरा का सफर लंबा था, इसलिए माँ जी को ले लिया उसने। फिर हम उसकी गाड़ी में बैठ के निकल गए और मैंने सुनसान जगह देखकर टॉयलेट के बहाने गाड़ी रुकवाई। माँ तुम ये रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ बेटा देखो। समीर, समीर कहाँ है यार? समीर देर हो रही है, माँ और बच्ची इंतजार कर रहे हैं। समीर एक मजाक मत कर, बाहर आ। समीर, समीर यार देर हो रही, कहाँ है समीर? कहाँ चले गए? दिख ही नहीं रहे दोनों। सूरज बेटा, रीनी भाग यहाँ से, भाग रीनी भाग, छोड़ मुझे, छोड़, भाग। रीनी को मैंने बहुत ढूंढा पर वो मिली नहीं। फिर मैंने सूरज की लाश को जंगल में छुपा दिया और माँ जी की लाश को दूर ले जाकर फेंक दिया। अपराध के खेल में हमेशा सारे पासे सीधे नहीं पड़ते। इस मासूम बच्ची ने तुम्हें आइडेंटिफाई कर दिया।
कार को कहाँ ठिकाने लगाया? वहीं आगे मुझे तालाब मिला, मैंने कार को उसी में डुबा दिया। नफरत हो या लालच, जब ये जुर्म की राह पे निकलता है ना तो अंजाम बस एक ही होता है, तबाही। शॉर्टकट से कामयाबी और दौलत पाने के चक्कर में अक्सर लोग ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो ना सिर्फ उन्हें अपने उद्देश्य से भटका देता है बल्कि गलत मंजिल पर भी पहुंचा देता है। अपनी मेहनत और मशक्कत से देर से ही सही पर सफलता मिलती जरूर है, और अगर किसी वजह से ना भी मिले तो मन पर कोई बोझ नहीं होता, अपराध का कोई दाग नहीं होता। जिस सुख और समृद्धि के लालच ने समीर से ऐसे अपराध करवाए वो उसके कभी थे ही नहीं। अपनी कामयाबी के लिए उसने जो रास्ता चुना वो उसे जेल की सलाखों के पीछे ले गया। याद रखें, बलों में बल है अपना बल। दूसरों की दौलत पर नजर रखने से हमें सिर्फ मायूसी मिलेगी। हम जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से शुरुआत करें, मेहनत करें, देर से ही सही पर सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और दस्तक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के आज के इस एपिसोड में मेरा साथ दे रहे हैं मशहूर अभिनेता राजीव खंडेलवाल। राजीव, क्राइम पेट्रोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अनूप। मुझे बहुत खुशी कि आज मैं इस शो पर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस शो को पूरा हिंदुस्तान देखता है और इस शो ने हमारे देश में एक जागरूकता पैदा कर दी। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के दिल्ली स्पेशल में आज का केस है दिल्ली में घटे एक ऐसे नरसंहार का जहां चंद ही मिनटों में 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक आम इंसान की जिंदगी का एक आम दिन जब वो अपने परिवार के साथ कुछ खुशी के पल बिताने के लिए घर से बाहर निकलता है तो वो इस बात से पूरी तरह से अनजान होता है कि उसे आज मौत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का खाना तो जेपी रोड के ढाबों से भी अच्छा है। तुम ही हमेशा जेपी रोड करते रहते हो, कभी नई जगह ट्राई नहीं करते, हमेशा एक ही जगह जाके बोर करते रहते हैं हमें। पापा हमें बोर नहीं करेंगे, हमें फन फूड विलेज लेकर जाएंगे, है ना पापा? बिल्कुल, वहीं जाने के लिए तो निकले हैं। चलो चलो जल्दी फिनिश करो जल्दी। फिनिश पापा। खुशी। कुछ ही पलों में रविन का हंसता खेलता परिवार मौत की आगोश में चला गया। अचानक हुए इस हमले में 7 बेकसूर लोग मारे गए। कौन थे ये हमलावर और मरने वालों का क्या कसूर था? बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, इन्हें आइडेंटिफाई करवाओ और इनकी फैमिलीज को इन्फॉर्म करो। सर। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, जिंदा है। सर। हेलो हेलो, कुछ बता सकते हो किसने अटैक किया था? 3 लड़के थे बाइक पे, क्रिकेट यूनिफॉर्म में। हॉस्पिटल लेके जाओ, सेव हिम क्विक। किलर्स 3 लड़के थे, क्रिकेट यूनिफॉर्म में, बाइक पे आए थे। आरटीओ बोथ, बीट चौकी, हर जगह अलर्ट भेजो, क्विक। सर।
ये उन लोगों की लिस्ट है जो हादसे में मारे गए, और इस आदमी का नाम रविंद्र खन्ना है। इसके साथ इसकी बीवी और बेटी भी थी। विकासपुरी का रहने वाला है, फैमिली में और कोई भी नहीं है सर। इस फैमिली के अलावा ये जो लोग हैं ये कौन है? सर ढाबे के 2 वेटर्स के अलावा 3 लोग और थे जो खन्ना फैमिली के आगे वाली टेबल पर बैठे थे। पहला अश्विन दीवान बिल्डर्स का मालिक, दूसरा वरुण बलियान सोशल वर्कर, लेकिन सर तीसरे की बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है। वरुण बलियान, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। सर ये एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन बलियान का छोटा भाई है। तो कहीं इन मर्डर्स के पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई लैंड माफिया गैंग है? सर मुझे लग रहा है किलर्स के टारगेट पे वरुण, अश्विन या फिर उस तीसरे आदमी में से कोई एक है, या फिर ये तीनों। लेकिन फायरिंग में खन्ना फैमिली और ढाबे के लोग भी शिकार हुए। वर्मा, टारगेट पे खन्ना फैमिली भी हो सकती है। एक काम करो, ये जितने भी लोग हैं सबका बैकग्राउंड चेक करो, पता करो इनका आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। ओके सर। और वो जो 3 किलर्स क्रिकेट यूनिफॉर्म में देखे गए थे, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं चला है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। रे बोलो रामचंद्र की जय। रे भाई जय तो बोल दो। जय। सूरज ये थारा यार तो जमा पड़ा है। अरे बोलो तो भैया, अभी छोरे को ठर्रा पिला के गरम कर दे। अच्छा लदिघाटे। अरे सुबह हंसता खेलता निकला था, वो अब नहीं रहा। ये सुनकर धक्का सा लग रहा है। आप पहचानते हैं इसे? ये कौन है और इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है? मुझे नहीं पता ये कौन है। और अश्विन दीवान? देखिए वरुण तो समाज सेवक था, एक एनजीओ चलाता था, रोजाना कई लोगों से मिलना जुलना था उसका। मुझे पता नहीं ये दोनों उस वक्त वरुण के साथ क्यों थे। हमें पता चला है कि किलर्स 3 लड़के थे क्रिकेट यूनिफॉर्म में। तो आपको क्या लगता है वरुण के एनजीओ में ऐसा कोई है? नहीं, वरुण के एनजीओ में ऐसा कोई नहीं हो सकता। वरुण लाला अमरनाथ कॉलेज का ट्रस्टी था। तो उस कॉलेज का कोई स्टूडेंट जिसकी वरुण से कोई दुश्मनी हो? दुश्मनी तो बलराम यादव निकालना चाहता था वरुण से। बलराम यादव शक्ति पार्टी वाले? हाँ जी। क्यों? वो वरुण के एनजीओ ने पिछले साल जल विभाग में जो धांधली हुई थी, बलराम यादव ने जो की थी उसका पर्दाफाश किया था। तब से बलराम यादव की आंखों का कांटा बन गया था वरुण। हाँ बोलो वर्मा। सर बिजवासन में एक लावारिस बाइक मिली है, और मुझे लगता है ये बाइक क्रिकेटर की यूनिफॉर्म में आए उन किलर्स ने यहाँ चोरी होगी। बिजवासन? इसका मतलब है उन्होंने किसी और व्हीकल से बॉर्डर क्रॉस किया होगा। एक काम करो, हरियाणा पुलिस को तुरंत अलर्ट करो और राजस्थान पुलिस को भी। नजफगढ़ से बिजवासन, जहां जहां भी सीसीटीवी लगे हैं वहां से पता करो, शायद उनका चेहरा सामने आए। और वो जो बाइक मिली है पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ओके सर। सिर्फ श्रद्धालु लोग रुकते हैं यहाँ पे, छिपड़ेंगे वास्ते इससे अच्छी जगह ना मिलेगी। और वैसे भी अगला सिग्नल मिलने तक हमको यहीं रुकना है। चलो। रावत साहब, जल विभाग स्कैम में हाईकोर्ट ने तो मुझे 2 महीने पहले ही क्लीन चिट दे दी, लेकिन हो सकता है वरुण से अभी भी कोई रंजिश। धीरेन आपको गुमराह कर रहा है। वो मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते रहता है, इसलिए अपने भाई का मर्डर भी वो मुझसे जोड़ रहा है। सच तो ये है कि स्कैम का फेक वीडियो भी धीरेन बलियान का ही षड्यंत्र था। वरुण तो सिर्फ एक मोहरा था। तो क्या लगता है आपको वरुण बलियान का मर्डर किसने करवाया है? देखिए मैं आपको गुमराह करना नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहूंगा कि धीरेन न तो जनता का है न तो अपने भाई का। सर मैंने लाला अमरनाथ कॉलेज में पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लीड नहीं मिला जिससे इस कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट पर शक किया जा सके। वरुण बलियान और अश्विन दीवान, इनके कॉल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? सर ये देखिए, सर ये दोनों पिछले 2 साल से कांटेक्ट में थे और वरुण का अश्विन के ऑफिस में भी जाना जाना था। तो फिर धीरेन ने अश्विन को पहचानने से मना क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये धीरेन अश्विन को भी जानता था और उस तीसरे आदमी को भी? एक काम करो वर्मा,
धीरेन और बलराम, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। हमें इनकी दुश्मनी का एंगल क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, और ये भी कि वरुण के अलावा अश्विन और उस तीसरे आदमी से इनका क्या कनेक्शन था। ओके सर। अच्छा वर्मा, अश्विन के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उस तीसरे आदमी को आइडेंटिफाई कर सके और इन मर्डर्स के मोटिव को समझने में हमारे काम आए? हाँ सर, एक नाम है जिससे हमें काफी कुछ पता चल सकता है। कौन? रोशनी चौटाला। ये पहले लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी और अश्विन ने लैंड क्लियरिंग में इसकी काफी हेल्प ली थी। सर ये दिल्ली महिला मंडल की मेंबर भी है। कापासाइडा में इसका संपर्क कार्यालय है, जहां से ये अनऑफिशियली रियल एस्टेट में डील करती है। हाँ विनोद। ओके, तुम सीसीटीवी फुटेज लाओ। सर एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में ट्रिपल राइडर क्रिकेटर्स कैप्चर हुए हैं। शायद ये वही किलर्स हैं। सर यही तीनों लड़के हैं। पेट्रोल पंप वाले बोल रहे थे ये बहुत जल्दबाजी में थे। साहब वो लोग लाइन तोड़कर आगे आ गए थे। अरे लाइन में आओ। अबे डालेगा तू एक किल्ली। चल एक चल डाल, जल्दी डाल। आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। रविन खन्ना के बयान और इन तीनों के बिहेवियर से तो ये लगता है कि किलर्स यही होंगे, लेकिन सीसीटीवी के इस एंगल से इनका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। सर मैंने पेट्रोल पंप वाले से इनका हुलिया जानने की कोशिश की। उन्होंने कैप और चश्मा पहन रखा था, इसलिए वो पहचान नहीं सका। लेकिन उसका कहना था कि उनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल नहीं थी, जैसे शोरूम से वो पहन के निकले हो। पता करो इस ब्रांड की क्रिकेट गियर नजरगढ़ के आसपास किस किस स्टोर में बिकती है। शायद यहीं से इनका चेहरा सामने आए। तब तक मैं रोशनी चौटाला से मिलकर आता हूं। क्या अग्रवाल साहब, 20 करोड़ की एग्रीकल्चर लैंड खरीद के 50 करोड़ की इंडस्ट्री लगाएंगे और लैंड क्लियरिंग के लिए 40 लाख भी नहीं दे सकते? हद करते हो। लेकिन 40 थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कुछ कम। ज्यादा दोगे तभी तो जादू होगा। और वैसे भी ये 40 लाख आगे चल के आपके तो काम आने वाले हैं। भाई विधानसभा चुनाव जीतकर आप जैसे लोगों की तो सेवा करनी है कि नहीं? सो तो है। एक मिनट। हाँ बोल। रावत, ठीक है भेज दे भीतर। ज्यादा मत सोचिए अग्रवाल साहब, पैसा भेज दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है भिजवा देता हूँ। ये हुई ना बात। आइए आइए रावत साहब बैठिए, चाय कॉफी कुछ। थैंक यू। नजफगढ़ के पास पंजाबी तड़का ढाबे में हुए शूट आउट के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। पता चला मुझे भी, बहुत बुरा हुआ। मैं तो खुद मृतकों के परिवार वालों से मिलने जाने वाली थी। तो आपको फिर ये भी पता होगा कि मरने वालों में एक अश्विन दीवान भी था, और हमें पता चला है कि आपसे उसका काफी मिलना जुलना था। हाँ, जब लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी मैं, तब ये लैंड क्लियरिंग के सिलसिले में रजिस्ट्रार ऑफिस में आना जाना लगा रहता था उसका। और वरुण बलियान? वो नेताजी का भाई जी, उससे कभी परिचय हुआ नहीं मेरा। और ये इसे पहचानती हैं आप? नहीं तो। रोशनी जी, हमें लगता है कि ये फायरिंग अश्विन दीवान, वरुण बलियान और इस तीसरे आदमी को मारने के लिए हुई है। क्या लगता है आपको, ये काम कौन करवा सकता है? और किसी का तो पता नहीं, लेकिन ये अश्विन दीवान का माधव गोयल के साथ एक पंगा था। माधव गोयल? कैसा पंगा? देखिए रावत साहब, जब ये आउटर दिल्ली बसनी शुरू हुई थी, तब सबसे ज्यादा चांदी वहाँ के किसान जिम्मेदारों की हुई थी, और ये अश्विन दीवान उसी किसान परिवार से था। लेकिन इसके बाप दादा ने माधव गोयल से कर्जा लेके रखा था, इसीलिए वो जमीन की पावर ऑफ अटर्नी माधव गोयल के नाम पर थी। तो जब ये अश्विन की विधवा माँ की मौत हुई, तो माधव गोयल ने वो जमीन किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दी थी, और फिर अश्विन गोयल ने उसी जमीन पर अपना क्लेम कर दिया। फैसला किसान के हक में गया। इसी के चलते ये माधव गोयल का करोड़ों कमाने का जो सपना था, धराशायी हो गया था, और ये अश्विन दीवान उसी जमीन के पैसों से मोटा बिल्डर बन गया था। माधव इसी बात को लेके खार खाता था अश्विन से। माधव गोयल रहता कहाँ है? जनकपुरी में कोठी है इसकी।
तरफ इस घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह और विक्टिम रविन जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर शक की सुई चारों ओर घूम रही थी। सब एक दूसरे पर शक जता रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कोई अहम सुराग नहीं लगा था। 7 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले वो 3 लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर थे। लेकिन इसी दौरान पुलिस के हाथ उन 3 बाइक सवार हमलावरों के बारे में एक क्लू लगा। सर, इस लड़के ने 5 जुलाई को आर्या स्पोर्ट एसेसरीज से रेज ब्रांड के 3 पेयर क्रिकेट कॉस्ट्यूम और एक किट खरीदी थी। ये रही उसकी रसीद। मतलब साफ है वर्मा, ये लड़का और इसके दोनों साथी ढाबे पे आए। एक टेबल पे अश्विन, वरुण और वो तीसरा आदमी बैठे हुए थे। उनके ठीक पीछे रविन खन्ना और उसकी फैमिली, और ढाबे वाले 2 आदमी शायद वहीं कहीं आसपास अपना काम कर रहे होंगे। इन तीनों ने सडनली फायरिंग शुरू कर दी, या फिर कोई 2, या हो सकता है तीनों ही हो। और इनकी गोलियों का शिकार खन्ना फैमिली और वो ढाबे वाले भी बन गए। इस लड़के की फोटो सभी थानों में भिजवाओ और पता करो इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। सर। हाँ बोलो। सर, माधव गोयल के घर पे ताला लगा है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला मर्डर के पिछली रात से ही वो गायब है। ठीक है, माधव गोयल हत्या वाले दिन से गायब है। इसका मतलब रोशनी चौटाला का शक सही था। सर, उसने अश्विन दीवान के मर्डर का शक तो माधव गोयल पर जताया है, पर वरुण बलियान और उस तीसरे शख्स के मर्डर का इसमें क्या तार जुड़ा हो सकता है? अब ये सारे तार तो तभी जुड़ेंगे वर्मा, जब ये तीनों लड़के हमारे हाथ लगेंगे। के बोलो, जोर से बोलो, के बोलो, जय माता दी। अरे भाई जोर से तो बोल दे। अरे के जोर से बोलूं यार, भूख लगी से। चल ले ढाबा भाई खाना खाने। भंडारा चालू होगा सत्संग के बाद, तब ठूस लेना जितना खाना है। भूख लगी है। अरे जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। के बोलो। सर, माधव गोयल पिछले 15 साल से रियल एस्टेट में डील कर रहा था और 1 महीने पहले अश्विन दीवान और इसके बीच एक लैंड डिस्प्यूट को लेकर केस चल रहा था। लेकिन सर, माधव गोयल का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और इसकी फोन लोकेशन के हिसाब से भी इसका नजफगढ़ में भी आना जाना नहीं था। इसके बिजनेस एरियाज पालम, दिल्ली कैंट, नांगढ़, जनकपुरी और लाजवंती गार्डन है। वरुण बलियान और बलराम यादव से इसका कोई कनेक्शन नहीं सर, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। एक बात बहुत खटक रही है। धीरेन ने वरुण की हत्या का शक बलराम यादव पे जताया, लेकिन अश्विन और उस तीसरे आदमी के बारे में कुछ नहीं बोला। वहीं रोशनी ने अश्विन की हत्या का शक माधव गोयल पे जताया, लेकिन वरुण और उस तीसरे आदमी के बारे में कुछ नहीं बोली। और इन दोनों के सस्पेक्ट, एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी और धीरेन की दिशाएं मिली हों और ये दोनों मिलकर हमें भटका रहे हो? सर, मुझे लग रहा है जब तक वरुण और अश्विन के साथ आया तीसरा आदमी आइडेंटिफाई नहीं होगा, तब तक ये केस भूल भुलैया में अटका रहेगा। भूल भुलैया में फंसकर ही पजल सॉल्व होते हैं वर्मा, और ये हमें भटकाने वाले जिस दिन हमारे जाल में फंसेंगे ना, इन्हें जेल में सांप सीढ़ी खेलना भी नसीब नहीं होगा। सर, डॉक्टर का फोन आया था, रविन खन्ना खतरे से बाहर है। अब हम मिल सकते हैं। लेट्स गो। अब तक जितने भी नाम और सुराग सामने आए थे, वो इस सामूहिक हत्याकांड को कोई भी दिशा नहीं दे पा रहे थे। लेकिन पुलिस की उम्मीद तब जागी जब रविन को होश आया। सर, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल पाता हूं। उस दिन हम लोग हफ्तों बाद घूमने के लिए निकले थे। मैंने सोचा था कि आज अमृता और खुशी की सारी शिकायत दूर कर दूंगा, हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे थे, तभी वहां तीनों ने क्रिकेट यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनमें से एक ने आकर हमारे सामने वाले टेबल पर किसी का नाम पूछा। अश्विन दीवान? मैं हूं। तू कौन? इसमें मेरी बीवी और मेरी बेटी की क्या गलती थी सर, जो उनके साथ। देखिए, आपने जो खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता।
लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि वो अपराधी बहुत जल्दी जेल में होंगे, ताकि और कोई परिवार उनके अपराध का शिकार ना बन सके। वो जो 3 लड़के थे, उनमें से एक ये भी था क्या? हाँ सर, ये था। जो और 2 लड़के इसके साथ थे, आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उनका हुलिया बता सकते हैं? सर मैंने उन लोग को देखा तो था, लेकिन मुझे उनका चेहरा ठीक से याद नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बारे में बता सकता हूँ, जो टेबल के पास आया था। रविन खन्ना के बयान के मुताबिक किलर्स ने पहले अश्विन को आइडेंटिफाई किया और फिर फायरिंग शुरू की। इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे जिनके टारगेट पे अश्विन था, और हत्या से ठीक 1 दिन पहले माधव गोयल का गायब हो जाना। इससे तो यही थ्योरी सामने आती है वर्मा, कि माधव गोयल ने ही उन किलर्स को हायर किया था। लेकिन सर, क्रिमिनल्स डेटा में इस लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है जिसने क्रिकेट यूनिफॉर्म खरीदी थी, और जिस बाइक से वो आए थे वो चोरी की थी। जैसे ही दूसरे लड़के का स्केच तैयार हो, उसकी हिस्ट्री निकालो, शायद उसी से कुछ सामने आएगा। सर, मुझे लगता है इन किलर्स तक पहुंचने के लिए हमें मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए। एक काम करो, एक प्रेस नोट जारी करो। ओके सर। नजफगढ़ के पंजाबी तड़का ढाबे में हुए शूट आउट में एक बड़ा खुलासा। पुलिस से प्राप्त सूचना के आधार पर फायरिंग करने वाले 3 शूटर में से पुलिस ने एक शूटर को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये वही शूटर है जो उस दिन शूटर के साथ था। अगर इसके बारे में आपके पास कोई भी सूचना हो तो आप पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर है 18000। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि इस हत्याकांड में किलर्स के टारगेट पे दीवान बिल्डर्स के मालिक अश्विन दीवान थे, जिसके साथ एकता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन बलियान का छोटा भाई वरुण बलियान भी था। ऐसा माना जा रहा है इस हत्याकांड के पीछे बिजनेसमैन माधव गोयल का हाथ है, जो हत्या वाले दिन से फरार है। निकाल दे फटाफट, चल चल निकाल। चल जल्दी। सर, ये हिस्ट्री शीटर है, सूरज नाम है इसका, हिसार का रहने वाला है। सर, इसकी पहचान होते वो क्रिकेट यूनिफॉर्म खरीदने वाले की पहचान हो गई। प्रमोद नाम है उसका, और सूरज के गांव का है। सर, ये दोनों पिछले 2 हफ्ते से गांव नहीं पहुंचे हैं, और इन दोनों के फोन भी बंद है। हो सकता है वो तीसरा किलर भी हिसार का ही हो। सर, मैंने हिसार पुलिस में दोनों की इन्फॉर्मेशन भेज दी है, शायद तीसरे का भी कोई सुराग मिल जाए। हेलो, माधव गोयल बोल रहा हूँ। माधव गोयल, कहाँ हो? दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ रावत साहब। तो पुलिस स्टेशन आ जाओ, तुम्हें मालपुए खिलाएंगे। जरूर आ जाता रावत साहब, लेकिन मुझे फरार अपराधी बताकर आपने खुद ही मेरे पांव बांध दिए हैं। रावत साहब, ये रोशनी चौटाला 1 नंबर की झूठी औरत है। उसने आपको ये तो बता दिया कि अश्विन के साथ मेरी कहा सुनी हुई थी, लेकिन ये नहीं बताया कि वरुण बलियान दीवान बिल्डर्स में स्लीपिंग पार्टनर था। उन दोनों ने मुझे मिलकर चीट किया, और उनकी मदद की इस रोशनी ने। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये मर्डर्स तुमने नहीं करवाए? बिल्कुल नहीं। अब प्रताप लहरी को ढूंढिए, वो भी गायब है। कौन प्रताप लहरी? हेलो हेलो, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर, मैंने वो नंबर सर्विलेंस पे डलवा दिया। कोई फायदा नहीं है वर्मा, अब तक उसने सिम फेंक दिया होगा। पर सर, ये माधव गोयल ने फोन क्यों किया? अपनी सफाई दे रहा था कि इन हत्याओं के पीछे वो नहीं है। तो फिर कौन हो सकता है? उसका इशारा तो रोशनी चौटाला की तरफ था, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि टारगेट वरुण या अश्विन में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों थे, और नाम उसने किसी प्रताप लहरी का भी लिया। प्रताप लहरी? पता करो वर्मा, इस नाम के आदमी का इस केस से क्या नाता हो सकता है। एक तरफ नामों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ किलर्स अलर्ट हो चुके थे। ना तो अब तक किलर्स के हाइडआउट का पता चल पाया था, और ना ही ये पता चल पाया था कि मरने वालों में से किलर्स के टारगेट पर कौन था। हर बढ़ता दिन पुलिस के लिए मुश्किलें और प्रेशर दोनों बढ़ाने वाला था। काका। हाँ बोलो, क्या बात है? काका, हम लोग फाड़ना से आए हैं, यहाँ रुकने की जगह मिल जाती तो। जगह तो खाली नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग ठहरना ही चाहते हो तो मंदिर के बरामदे में जाकर सो जाओ। लेकिन इस बात का ख्याल रहे, सुबह होने से पहले
आरती जो होती है ना उससे पहले निकल जाना। जी मेहरबानी। बहुत बहुत बधाई रोशनी भाई। अरे धन्यवाद धन्यवाद अग्रवाल साहब, बधाई तो आप मुझे उस दिन दीजिएगा जिस दिन विधानसभा का टिकट मिल जाएगा। अरे ये महिला मंडल की अध्यक्ष तो वैसे भी मुझे ही बनना था। रोशनी जी, आपके बधाई समारोह में खलल डालना चाहता हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। पूजा आप पहले मुंह तो मीठा कीजिए रावत साहब, बातें बाद में करेंगे। लीजिए। मुंह अगर मीठा कर लिया तो आपसे कड़वा नहीं बोल पाऊंगा। आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे मैं ही अपराधी हूँ। हुआ क्या है? बैठिए। अरे बैठिए, बैठ के बात करते हैं, बैठिए। अब बताइए क्या अपराध किया है मैंने? प्रताप लहरी को नहीं जानती आप? हाँ, ये प्रताप लहरी, वो स्टेट एजेंट। जी। आपने उसके बारे में मुझसे पूछा ही कब था? मैंने आपको उसकी फोटो दिखाई थी। कौन सी फोटो दिखाई थी आपने? ये प्रताप लहरी है? जी। हे राम, लाश बन के तो बिल्कुल ही पहचान में ना आ रहा। ये लीजिए। इसका मतलब ये अश्विन और वरुण के साथ साथ इसका भी मर्डर हो गया। नजरों का धोखा बता के प्रताप लहरी को ना पहचानने का कारण तो खोज लिया आपने। अब इस बात की सफाई कैसे देंगी कि आपको यह भी नहीं पता था कि वरुण बलियान दीवान बिल्डर्स का स्लीपिंग पार्टनर था? स्लीपिंग पार्टनर? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो अब आप ये भी कहेंगे कि वरुण बलियान का उस जमीन में कोई शेयर ही नहीं था, जो जमीन आपने माधव गोयल से छीनकर उन दोनों को दिलवाई थी और जिसके बदले में आपने मोटी कमीशन भी खाई थी। कड़वा भी बड़ा मीठा बनकर बोलते हैं आप रावत साहब। आपसे आपकी उम्र नहीं, कमाई पूछ रहा हूं। क्राइम ब्रांच वाले हैं आप। लोगों की उम्र तो उनका डेटा निकाल के पता कर ही लेते हैं, मेरी कमाई भी पता कर लीजिए। जाइए। चलिए, तय रहा। अगली बार सब कुछ पता करके ही मिलेंगे। रोशनी के बर्ताव में आए बदलाव ने पुलिस को चौंका दिया था। वहीं माधव गोयल की बातों ने भी रोशनी पर शक जताया था। यही वजह थी कि पुलिस रोशनी पर शक करने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन रोशनी के इस बदलाव की वजह क्या थी? क्या रोशनी को इस बात पर यकीन था कि पुलिस उस पर गलत शक कर रही है, या फिर वो किसी बड़ी योजना को अंजाम देने वाली थी जिसके तार उन 7 लोगों से जुड़े थे जिनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी? लेकिन अभी एक और बड़ा सवाल था, और वो था प्रताप लहरी, जिसका नाम माधव गोयल ने लिया था। सर, मैंने पता किया प्रताप लहरी सिर्फ स्टेट एजेंट ही नहीं बल्कि दीवान बिल्डर्स में एक स्लीपिंग पार्टनर भी था। मतलब इस केस की थ्योरी अब बिल्कुल साफ है। किलर्स के टारगेट पे दीवान बिल्डर्स के तीनों पार्टनर्स थे। कोई ऐसा है जिसके कहने पर किलर्स ने दीवान बिल्डर्स के तीनों पार्टनर्स को ही नहीं, दीवान बिल्डर्स नाम की कंपनी का ही सफाया कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि दीवान बिल्डर्स का ऐसा दुश्मन है कौन? हाँ बोलो बनोद। ठीक है सर, खबरियों से पता चला सूरज ने कोटला के किसी असलम से 3 पिस्तौल और बुलेट्स खरीदे थे। उठा के लाऊं सर? ओके सर। मैं बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ। हाँ साहब, मैंने इस सूरज को हथियार बेचे थे। कब बेचे थे? 2 हफ्ते पहले। उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला मुझे नहीं पता, बस उसने पैसे दिए और मैंने उसे हथियार बेच दिए। किस नंबर से फोन किया था? तुम खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हारे पति ने तुमसे डिवोर्स क्यों ले लिया? मेरी रफ्तार से रफ्तार मिला के चल नहीं पाया। तुम्हारी रफ्तार से रफ्तार मिलाना वैसे भी आसान काम नहीं है। अब आपका हाथ पकड़कर चलने की सोची है तो आपसे आगे तो नहीं बढ़ूंगी। तुम जिसका हाथ थाम लेते हैं उसे हमेशा अपने नीचे ही रखते हैं। नीचे ही सही, आपकी छत्र छाया में तो रहेंगे। अरे आपकी मुस्कुराहट तो बता रही है कि
पापा सेवा का टिकट तो मुझे ही मिलेगा। सर, असलम ने जो नंबर दिया था वो पिछले 2 हफ्ते से बंद है, लेकिन 2 दिन पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑन हुआ था। तब उसकी लोकेशन जयपुर के एक मंदिर की थी। हाँ सर, ये दोनों इसी मंदिर में 2 दिन पहले सत्संग करे थे, लेकिन इसके साथ एक और भी लड़का था। अरे एक बार पैसे मिल जावे फिर देख लेंगे क्या करना है। पर पिस्सो मिलेगा कब? अरे सवेरे तक इंतजार कर ले, मिल जाएगा। खुश? अरे यूके, माता रानी का मैसेज आया है, बोले 10 लोगों को भेजेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। जेके से भाई? अरे छोरे, तू ना समझेगा, ये है गुड लक मैसेज। अब देख, अपने साथ में सब कुछ अच्छा होगा। सर, अभी उस लड़के ने फोन ऑन किया था, लोकेशन ट्रेस हो गया। लेट्स गो। उन लोगों के पास गन्स हैं, लेकिन मंदिर है, जब तक मैं न कहूं तो गोली नहीं चलाएगा। सर, सूरज, प्रमोद, भागने की सोचना भी मत, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बी केयरफुल, उनके पास बंदूकें हैं। तो नेताजी, हो गया टिकटों का बंटवारा? अभी बात नहीं कर सकता, बिजी हूँ। आप जैसे गिरगिटों को ना रोज अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ मैं। फोन रख, आज के बाद फोन मत करना। फोन तो अब आप खुद करेंगे नेताजी, मेरा एक मैसेज मिलने की देर है बस। सर, वो तीसरा किलर नमन था, हिस्ट्री शीटर। अभी 1 महीने पहले ही वो जेल से पेरोल पे छूटा है। ये तीनों का लीडर था और इसने ही सूरज से असलम को कॉल करवाया था। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि ये लगातार एक नंबर से टच में था। किसका नंबर है? सर, उसकी डिटेल मैंने मंगवाई है, फिलहाल वो नंबर बंद है। जब से एनकाउंटर हुआ है, एक बात बहुत खटक रही है। जब मंदिर में उन तीनों को सरेंडर करने को कहा गया तो वो तीनों गाड़ी के पीछे छुप गए, झुककर। फिर उनकी तरफ से फायर हुआ तो फायर गाड़ी पे लगा लगभग इस हाइट पर। वर्मा, उन लोगों की पोजीशन के एंगल के हिसाब से गोली गाड़ी पे कहीं नीचे लगनी चाहिए थी, इतनी ऊपर नहीं। यानी कि सर, आप ये कहना चाहते हैं गोली उन तीनों ने नहीं बल्कि किसी चौथे ने चलाई है? हाँ, जो ये चाहता था कि वो तीनों एनकाउंटर में मारे जाएं। और हो ना हो वर्मा, ये चौथा आदमी वही था जो नमन से लगातार फोन पे बात कर रहा था। ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ।
जानती हो ना, आपकी ताकत का अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे। इसीलिए तो नेताजी आपकी नस पकड़ी है मैंने। नेताजी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप बहुत इज्जतदार हैं, पर क्या है ना, मैंने भी तो आपको अपनी इज्जत सौंपी है ना? साहब यही हो रही है। ठीक है तुम जाओ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि पार्टी आला कमान ने मुझे इस काबिल समझा। मीडिया के जरिए मैं देश की जनता और अपनी पार्टी को यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरूंगी। धन्यवाद। नहीं, देखो तुम्हें टिकट चाहिए थी, वो दे दी, अब और कुछ नहीं कर सकता। मदद तो तुम्हें करनी पड़ेगी मेरी, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, जानते हो तुम। अब कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारा भाई विक्रम गिरफ्तार हो गया है और तुम्हारा भी पर्दाफाश हो गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास, रोशनी चौटाला। वैसे तो तेरी जबान बड़ी तेज चलती थी, आज अगर ताला लगाएगी तो ताला तोड़ना पड़ेगा। मैंने ही मारा है तीनों को, कमीनों ने धोखा दिया था मुझे। ये माधव गोयल की डील को इलीगल साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था मैंने, और इन तीनों ने 50 लाख की कमीशन अटका दी थी मेरी वजह से ही वो 25 करोड़ की जमीन तुम लोगों को माधव गोयल का 40 लाख का कर्जा देके मिली थी। अश्विन, मैं कहती हूँ कमीशन दे मेरी, कमीशन दे मेरी, नहीं तो क्या पुंछ पाड़े की मारी। देख अश्विन, मेरे से बात कर। पहले अश्विन अकेला था, अब दीवान बिल्डर्स मेरा भी है, और जिन रजिस्ट्रार के तलवे चाट कर तो इसका काम करती थी ना, अब वो खुद हाथ जोड़कर मेरा काम करेंगे। धीरन बलिया का भाई हूं मैं, तेरे जैसे दल्लों की जरूरत ना हमको। दल्ला नहीं, दल्ली है भाई। भाई लेकिन पिछला काम तो इसी ने करवाया था, दे दो पैसे। पैसे चाहिए तने, चल दे देंगे। अरे जैसे रजिस्ट्रार को दिखाती थी वैसा ही थोड़ा मटका झटका हम। हाथ कैसे लगाया तूने? ज्यादा बिजली ना चमका। जब मैं ठोकम पट्टी पे आ गया ना तो महिला मंडल में भी दुखड़ा ना रो पाएगी। कसम तो मैंने उसी दिन खा ली थी कि इन तीनों को मारकर दीवान बिल्डर्स का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। बस फिर जब विक्रम जेल से आया तो उसके साथ मिलकर मैंने इन तीनों को मारने की प्लानिंग की थी, और नमन विक्रम को जेल में मिला था, और मुझसे विक्रम ने कहा था कि इन तीनों को हम नहीं मारेंगे, नमन से मरवाएंगे। इसीलिए सबसे पहले पैरोल पर मैंने नमन को छुड़वाया, और फिर नमन ने हिसार से अपने बाकी के वो जो दो साथी थे उनको बुलाया। बस अब किसी भी तरह करके उन तीनों को मुझे किसी ऐसी जगह पे बुलाना था जहां उन तीनों को एक साथ मार सकूं। इसीलिए सबसे पहले मैंने प्रताप लहरी को मिलने के लिए बुलाया। देख प्रताप, अपना पिछला कमीशन तो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास एक सौदा है जिसे तुम तीनों के अलावा कोई और खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकता। कहाँ का सौदा है? तुम बस इतना जान लो कि 50 करोड़ की जमीन तुम लोगों को 10 करोड़ में मिल जाएगी। सौदा मैं तभी बताऊंगी जब इस बार मेरा पूरा का पूरा कमीशन तुम लोग पहले दोगे, एडवांस में। बोल। डन। और वो बेवकूफ बड़ी आसानी से फंस गया मेरे झांसे में। फिर उसने वरुण और अश्विन को फोन लगाया, और ये तीनों एक साथ मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए।
अश्विन दीवान? मैं हूं। नजफगढ़ का पंजाबी तड़का ढाबा शूट आउट के सभी आरोपी पकड़ लिए गए हैं। महिला मंडल की अध्यक्षा रोशनी चौटाला मुख्य आरोपी है। सोमवार को पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। हमारे देश में इंडियन आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इन जानलेवा हथियारों की खुलेआम खरीद फरोख्त होती है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि वो गन पॉलिसी को और भी स्ट्रिक्ट बनाए, ताकि किसी और बेकसूर को अपनी जान न खोनी पड़े, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश का हाल भी पश्चिम देशों की तरह होगा। थैंक यू राजीव, आज आप हमारे साथ क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में आए। थैंक यू सो मच अनूप, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आप लोग देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।